आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक में उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। यह राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है, यानी उच्च न्यायालय राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों की अर्हता, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, आर्टिकल 217 क्लोज 2 के अनुसार कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जिनके पास निम्न योग्यता है। वो भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, आर्टिकल 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करते हैं। अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। 2 या अधिक राज्यों का साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित यानी दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। नोट: वर्तमान में उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल कोलेजियम करता है और राष्ट्रपति आम सहमति के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही नियुक्त करता है, यानी कोलेजियम जो कहती है वही राष्ट्रपति करते हैं। शपथ, ओथ, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। मेनली राज्यपाल ही कराता है, अगर वो नहीं रहे तब वो किसी को अगर नियुक्त कर देता वो कराएगा व्यक्ति। यह उसी प्रकार का शपथ लेता है जिस प्रकार का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है। यह 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा यह प्रावधान लाया गया। कार्यकाल: संविधान के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 217 में इनके पद की शर्तें दी गई है। वो 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है और उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। वो 62 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में हो जाने पर, उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। वेतन और भत्ते: आर्टिकल 221 के अनुसार संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ता, छुट्टी एवं पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। वित्तीय आपात यानी आर्टिकल 360 के अलावा किसी भी परिस्थिति में इसके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। यानी कि जब वित्तीय आपात लागू होगा तब इनके वेतन भत्ता से कटौती की जाती है, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू ही नहीं हुआ है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,25,000 प्रति माह है, और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अंतिम महीने के वेतन का 50% रकम यानी आधा रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण: अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। राष्ट्रपति परामर्श लेता है। कोलेजियम
से और जिस उच्च न्यायालय में जा रहा है दोनों के मुख्य न्यायाधीश से राय लेता है। और स्थानांतरण में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। पद की रिक्ति 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वो रिटायर हो जाता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर भी पद से हट सकता है। किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण पर भी ये पद रिक्त हो जाता है। साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। नोट: अभी तक 2 बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई। दोनों ही न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। ये न्यायाधीश थे श्री सौमित्र सेन और श्री पी.डी. दिनाकरन। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति: संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति: अनुच्छेद 224 में इसके नियुक्ति का प्रावधान है, यानी अपर कार्यकारी न्यायाधीश का नियुक्ति आर्टिकल 224 में है। जब बहुत ज़्यादा कार्य बकाया हो जाता है, यानी बहुत सारा केस पेंडिंग होता है, तब राष्ट्रपति को लगता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो पेंडिंग कार्य है उसको समय से किया जाए। ऐसी नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए ही हो सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद का व्यक्ति नहीं बन सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्तियां: आर्टिकल 224 क में यह प्रावधान है कि भूतपूर्व न्यायाधीशों को कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है और इनका वेतन भत्ता राष्ट्रपति तय करता है। इनको न्यायाधीश जैसी ही सभी अधिकार विशेषाधिकार उपलब्ध हो गए हैं, परंतु तकनीकी तौर पर इनको न्यायाधीश नहीं माना जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ: मूल अधिकारिता, रीट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अधीक्षण संबंधी अधिकारिता, अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति, ये सारे शक्तियाँ उच्च न्यायालय को प्राप्त है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत वो रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। राज्य की सीमाओं के भीतर अन्य प्रयोजनों के लिए भी यह रीट जारी कर सकता है, लेकिन यह एक मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 223 क तथा 223 ख के अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उस राज्य के न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। यदि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास का दंड दिया गया हो तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उपरोक्त न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड देने की घोषणा की गई है तो व्यक्ति चाहे अपील करे या न करे, उच्च न्यायालय द्वारा इस दंड की पुष्टि किए बिना आप दंडित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकारिता दी गई है, जैसे वकीलों, लिपिकों या शरीफ की फीसों की सारणी निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सर्वान प्रश्न के निहित होने की दशा में वो अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में को अपने पास मंगवा सकता है और मामले को स्वयं निपटा भी सकता है। अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियाँ आर्टिकल 215 में है। ये 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। अपने निर्णय को सुरक्षित रख सकता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 आदि से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां निगमित होती है, यानी मूल संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है।
अनुच्छेद 325 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे ये न्यायाधीशों की नियुक्ति में सिफारिश कर सकते हैं, स्थानांतरण करना, प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, सेवानिवृत्ति की सिफारिश करना, वरिष्ठता कम करना इत्यादि इसमें शामिल है। उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता। न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका की सुरक्षा, वेतन आदि की सुरक्षा, अवमानना पर दंड देने की शक्ति, आचरण पर बहस नहीं और महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर, मतलब आचरण पर बहस नहीं होगी लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया होगी तो संसद में उस पर बहस होगी। ये सभी इसको स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। कार्यकाल की सुरक्षा की 5 वर्ष से पूर्व इसको आप नहीं हटा सकते हैं, महाभियोग से केवल हटा सकते हैं। वेतन की यदि की सुरक्षा की बात है तो मतलब कि वित्तीय आपात को छोड़कर आप किसी भी परिस्थिति में इनके वेतन से कटौती नहीं कर सकते। अवमानना पर दंड देने की शक्ति, जब इसको अवमानना का अति है तो वो किसी को दंड दे सकता है। और आचरण पर बहस, यानी संसद में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इसके जजेज के आचरण पर बहस नहीं होती है। और यह केवल बहस कब होती है, जब महाभियोग इस पर लगाया जाता है। और जो उच्च न्यायालय है कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 320 के तहत सेवानिवृत्ति पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 229 के तहत ही न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है, यानी उनके वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 221 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाती है, केवल महाभियोग प्रक्रिया को छोड़कर। अब हम देख रहे हैं कि मतलब भारत में कितने हाई कोर्ट हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है और 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में यानी संघ राज्य क्षेत्र में है। ऐसे तो होना चाहिए 36, हर राज्य में होना चाहिए संस्थापित, लेकिन सभी राज्य में नहीं है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 कहता है। और संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकता है। इसका चर्चा आर्टिकल 231 में भी है। जम्मू और कश्मीर, अभी देखिए उच्च न्यायालयों का जो लिस्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 26 मार्च 1928 को हुई। यह जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। इसका खंडपीठ जम्मू श्रीनगर में है और इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 12 है। अच्छा, ये 2 टर्म है, बेंच और बार। तो बेंच उसको कहते हैं जहां न्यायाधीश लोग बैठा करते हैं और बार उसको कहते हैं जहां वकील का समूह है, उसको बार कहते हैं। दूसरा उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है, ये चंडीगढ़ में है। ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तीनों को देखता है। दिल्ली उच्च न्यायालय, ये कहा जाता है कि यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र का एकमात्र हाई कोर्ट है, वो दिल्ली है। स्थापना इसका 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी और यहाँ जजों की संख्या 60 है। चौथा है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, ये शिमला में है। फिर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो नैनीताल में है, यानी इसकी राजधानी में नहीं है, देहरादून में नहीं है, नैनीताल में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का है, इसकी स्थापना 17 मार्च 1966 को हुई थी, यानी ये चौथा उच्च न्यायालय भारत में बना था। इससे पहले 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने थे। बम्बई उच्च न्यायालय, सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय बना, उसके बाद बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय बने और चौथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है, 160 न्यायाधीश है। और सबसे कम न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ लखनऊ में है। 7वां है पटना उच्च न्यायालय, ये 9 फरवरी 1916 को बना था और यहाँ जजों की संख्या 53 है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 को बना था और इसमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार भी है और सबसे पहला हाई कोर्ट है और इसका
खंडपीठ जो है जलपाईगुड़ी में है, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अधिकारी क्षेत्र में है, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ये जबलपुर में है और 2 जनवरी 1956 को बना था। इसका खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है और 2 अगस्त 1949 को बना था। इसका खंडपीठ जयपुर में है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है, 1 मई 1960 को बना था। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में है, ये 15 नवंबर 2020 को बना था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, 11 जनवरी 2000 को बना था। बम्बई उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862 को बना था और इसमें महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप मैंने 3 इसके अधिकार क्षेत्र में है और इसका खंडपीठ नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसका अमरावती में है और 1 जनवरी 2019 को बना था। ये सबसे नया हाई कोर्ट है, भारत का सबसे नया हाई कोर्ट अमरावती है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो अमरावती में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में बना था। इसकी खंडपीठ हुबली, धारवाड़ में और गुलबर्गा में है, हुबली में और गुलबर्गा में है। केरल उच्च न्यायालय कोची में है और 1 नवंबर 1956 को बना था। और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो केरल उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन है, तो केरल उच्च न्यायालय। फिर मद्रास उच्च न्यायालय ये 15 अगस्त 1862 को बना था, यानी ये तीसरा उच्च न्यायालय बना था। पहला था कलकत्ता, दूसरा था बम्बई और तीसरा था मद्रास, चौथा था इलाहाबाद। तो ये तमिलनाडु में है और इसका जो खंडपीठ है पुडुचेरी में भी है, यानी पुडुचेरी भी इसी के अधीन है। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है और 26 जुलाई 1948 को बना था। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में है और स्थापना 1956 को हुई थी। सिक्किम उच्च न्यायालय ये गंगटोक में है और 16 जून 1975 को बना था। सबसे कम पहले हम बोल दिए थे गुवाहाटी में उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश है, लेकिन सबसे कम न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय में है, यहाँ 3 ही न्यायाधीश है। उसके बाद त्रिपुरा उच्च न्यायालय ये अगरतला में है और 23 मार्च 2013 को बना था। इसमें जजों की संख्या 4 है। मेघालय उच्च न्यायालय शिलोंग में है, 23 मार्च 2013 को बना था, न्यायाधीश की संख्या 4 है। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में है और 25 मार्च 2013 को बना था, इसमें भी न्यायाधीश 4 है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है और 5 अप्रैल 1948 को बना था। इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है और इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। और ये पहले जो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ये सब पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में हुआ करते थे, लेकिन अब ये 3 उच्च न्यायालय बन गए। अब गुवाहाटी में 4 स्टेट है, अभी भी गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के 4 स्टेट है और सबसे कम जज है वो सिक्किम उच्च न्यायालय में है, मात्र 3 जज है। पहले हम मिस्टेक से गुवाहाटी बोल दिए थे लेकिन वो गलत था। सबसे कम जज है वो सिक्किम उच्च न्यायालय में है। भारत में 7 हाई कोर्ट है जो 1 से अधिक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देखते हैं और 9 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो राजधानी में नहीं है। ओके फ्रेंड, फिर हम अगर ज़रूरत रहा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।